हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष की बात करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ हैं शासन को समझने के लिए, आंकड़ों के जरिए। ये कुशलगढ़ के आदिवासी वोट का एक गहरा विश्लेषण है। ये समझने की कोशिश है कि वहाँ के लोग अपने वोट से असल में क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, राजनीति से परे सिर्फ शासन की बात करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के कुशलगढ़ से। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और यहाँ की राजनीति सब कुछ ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति में रचा बसा है। और किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी को समझना बेहद जरूरी होता है। कहते हैं, लोगों का नेतृत्व करने के लिए पहले उन्हें समझना पड़ता है, और कुशलगढ़ को समझने का जरिया है आंकड़े। क्योंकि हर एक नंबर, हर एक प्रतिशत असल में वहाँ के लोगों की एक कहानी कह रहा है, उनकी उम्मीदों की, उनकी जरूरतों की और उनके संघर्षों की कहानी। इस पूरी पड़ताल में हमारे 6 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जमीन और लोगों की नब्ज को समझेंगे। फिर 2023 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम वोट के पीछे की वजहों को खंगालेंगे। फिर रणनीति के 4 जरूरी पहलुओं को जानेंगे। 5वें पड़ाव में शासन का एक खाका देखेंगे। और आखिर में एक जन केंद्रित नेतृत्व की राह क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए, पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, जमीन और उसके लोग। आइए कुशलगढ़ की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करें। देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। सबसे बड़ी चिंता है रोजी रोटी की। बेरोजगारी की वजह से नौजवानों को काम के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। फिर बात आती है बुनियादी सुविधाओं की। खराब सड़कें, पानी की किल्लत, आने जाने के साधनों की कमी। सोचिए, खराब सड़क का मतलब है कि मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता। कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलने में देरी और छोटे मोटे भ्रष्टाचार से सिस्टम पर भरोसा कम होता है। और इन सबसे ऊपर एक गहरा मुद्दा है अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी आदिवासी विरासत और अपने हक खो देने का डर। ये डर उनके हर फैसले पर असर डालता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, आंकड़ों का फैसला। चलिए देखते हैं कि लोगों की इन सारी चिंताओं ने 2023 के चुनाव में क्या नतीजा दिया। 2023 में कुशलगढ़ में 88.1% वोटिंग हुई। ये पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा थी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि वहाँ के आदिवासी वोटर अपने हक को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। ये एक बहुत साफ और मजबूत संदेश है कि वो अपने भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। और नतीजे एक बटे हुए जनादेश की कहानी कहते हैं। कांग्रेस को मिले 41.5% वोट, बीजेपी को 37.3% वोट और एक नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP, उसे मिले 14.4% वोट। किसी नई पार्टी का लगभग 15% वोट ले जाना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि वोटर्स शायद एक नया विकल्प तलाश रहे थे और पुराने राजनीतिक समीकरणों को सीधी चुनौती मिल रही थी। अब हमारा तीसरा पड़ाव, वोट का विश्लेषण। सवाल ये है कि कुशलगढ़ ने ऐसा वोट क्यों दिया? इसके पीछे की परतों को खोलने के लिए हमें थोड़ा इतिहास और चुनावी पैटर्न को देखना होगा। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1993 में जहां बीजेपी का वोट शेयर ना के बराबर था, वहीं अगले 20 सालों में पार्टी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई। 2013 तक आते आते वो एक बड़ी शक्ति बन गई। और फिर 2023 में BAP के आने से यह मुकाबला दो तरफा नहीं रहा, बल्कि त्रिकोणीय हो गया और इसने आदिवासी वोटों को बांट दिया, जिससे चुनाव का पूरा गणित ही बदल गया। यहाँ गणित का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। अगर कांग्रेस और BAP को मिले वोटों को हम जोड़ दें तो ये आंकड़ा 55% से ज्यादा हो जाता है। अब देखिए, ये विश्लेषण किसी गठबंधन की वकालत नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक तथ्य सामने रख रहा है। ये आदिवासी वोटों का बंटवारा ही 2023 के चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा और निर्णायक फैक्टर था। आप जानते हैं, जब राजनीतिक मुकाबला इतना तेज हो जाता है तो लोकतंत्र की 2 बुनियादी बातें और भी अहम हो जाती हैं। पहली, हर इंसान के सम्मान का अधिकार, और दूसरी, सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का कर्तव्य। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक मजबूत लोकतंत्र इन्हीं पर टिका होता है। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, अब आगे बढ़ते हैं रणनीति की तरफ। हमारा चौथा पड़ाव, रणनीति के 4 चेहरे। ये कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि मतदाताओं से दोबारा जुड़ने के उन तरीकों का एक विश्लेषण है जो यहाँ काम कर सकते हैं।
पहला चेहरा है सांस्कृतिक पहचान। जैसा हमने पहले भी देखा, पहचान खोने का डर एक बहुत बड़ा और भावनात्मक मुद्दा है। इसलिए भील आदिवासी समाज के गौरव और उनके अधिकारों पर जोर देना, स्थानीय विरासत की रक्षा करने का संदेश देना और वहाँ के लोक संगीत और बोलियों में बात करना, ये सब वोटर्स के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाता है। ये सीधा उनकी चिंताओं पर मरहम लगाने जैसा है। दूसरा चेहरा है विकास और कल्याण। लोगों की रोज की मुश्किलें जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य, ये किसी भी रणनीति के दिल में होनी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं को सही से लागू करना और सुविधाओं में सुधार के ठोस वादे करना, ये वोटर्स को भरोसा दिलाता है कि उनकी असली समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका हल निकाला जाएगा। ये भरोसा बनाने का एक तरीका है। तीसरा चेहरा है जमीनी जुड़ाव। कुशलगढ़ जैसे ग्रामीण इलाके में भरोसा कागजों पर नहीं, बल्कि आमने सामने के संपर्क से बनता है। बूथ लेवल पर स्थानीय लोगों के जरिए पहुंचना, नेता का खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना और जन सुनवाई करके मौके पर ही समस्याओं को सुलझाना, ये दिखाता है कि शासन दूर दिल्ली या जयपुर से नहीं, बल्कि जमीन से, लोगों के बीच से चल रहा है। और चौथा चेहरा है डिजिटल संवाद। आज के जमाने में हम टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्थानीय भाषा में संदेश भेजना, छोटे छोटे वीडियो बनाकर स्थानीय मुद्दों को उठाना और किसी भी गलत खबर का तुरंत जवाब देना, ये अपने संदेश को हर घर तक पहुंचाने और एक सीधा संवाद कायम करने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, डिजिटल अभियान में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वोटर का डेटा एक पवित्र अमानत है। किसी भी नागरिक की जानकारी इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति लेना और ये पक्का करना कि उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए सहमति ली गई है। ये सिर्फ कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, ये उस नागरिक के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। चलिए अब आते हैं 5वें पड़ाव पर, शासन का खाका। अब इन सारी रणनीतियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये जमीन पर एक एक्शन प्लान के तौर पर कैसे दिख सकती हैं। अगर हम कुशलगढ़ के सियासी मैदान का एक स्वॉट एनालिसिस करें, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे देखें, तो एक साफ तस्वीर उभरती है। आईएनसी की ताकत एक स्थापित नेता और कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, तो कमजोरी पार्टी की अंदरूनी खींचतान। बीजेपी की आक्रामक आदिवासी रणनीति उनकी ताकत है, तो शायद स्थानीय नेतृत्व एक चुनौती। वहीं बीएपी जैसी नई पार्टी के लिए पहचान की राजनीति एक बड़ा अवसर है, पर एक मजबूत संगठन की कमी एक खतरा। ये एक संतुलित नजरिया है जो सभी पर लागू होता है। किसी भी राजनीतिक अभियान को हम आम तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला महीना रिसर्च और जमीनी हकीकत को समझने में जाता है। दूसरा महीना संगठन को मजबूत करने और लोगों से सीधा संपर्क बनाने में। और आखिरी महीना एक जोरदार अभियान का होता है जिसमें संदेश हर वोटर तक पहुंचाया जाता है। ये किसी भी गंभीर प्रयास के लिए एक तार्किक ढांचा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जन केंद्रित नेतृत्व की राह। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर शासन हर 5 साल में होने वाला सिर्फ एक इवेंट ना हो, बल्कि लोगों की बात सुनने, नतीजों को नापने और काम करने का एक लगातार चलने वाला सिस्टम बन जाए। एक ऐसा सिस्टम जो हमेशा, हर दिन लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह हो। एक ऐसा सिस्टम जो आंकड़ों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करे। शायद यही इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.